अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज हम आपको बताने जा रहे हैं यूजेस ऑफ हैव टू या हैज़ टू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इनका इस्तेमाल कब किया जाता है। इट टॉक्स अबाउट प्रेजेंट कंपल्जन। मौजूदा दौर में जब भी कोई काम आपको मजबूरी के तौर पे करना पड़ रहा होगा और बार बार करना पड़ रहा होगा तो हैव टू या हैज़ टू का इस्तेमाल किया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें तो मुझे दवा खानी पड़ती है, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, सारा को कपड़े धोने पड़ते हैं। इस तरह के जितने भी सेंटेंस होते हैं जिसमें ये कहा जाएगा कि किसी को कोई काम मजबूरी के तौर पे करना पड़ता है तो हम उसमें हैव टू या हैज़ टू का इस्तेमाल करेंगे। हैज़ टू या हैव टू को बनाने का जो फॉर्मूला होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। जो काम कर रहा होगा उसको सब्जेक्ट कहेंगे, सब्जेक्ट लगाया जाता है। उसके बाद हैव टू या हैज़ टू का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ सब्जेक्ट के साथ हैव टू आता है और कुछ सब्जेक्ट के साथ हैज़ टू आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आखिर में ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा, जो भी एक्स्ट्रा वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा होगा हम वो सेंटेंस के लास्ट में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से इसका पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस सब्जेक्ट के साथ हैज़ टू और किस सब्जेक्ट के साथ हैव टू का इस्तेमाल किया जाएगा। ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन की जब बात होगी, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर या फिर सिंगुलर नाउन की बात की जाएगी तो उसके साथ हैज़ टू का इस्तेमाल किया जाएगा। सिंगुलर नाउन का मतलब किसी भी एक शख्स का नाम होगा, एक चीज़ का नाम होगा। मिसाल के तौर पे अली को स्कूल जाना पड़ता है, तो इस तरह के सेंटेंस जो होंगे उसके साथ हैज़ टू का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन होंगे तो उसके साथ हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। प्लूरल नाउन का मतलब दो या दो से ज़्यादा नाउन की बात हो रही होगी तो उसमें हम क्या करेंगे, हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ इसकी एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यह जो सेंटेंस लिखा है वो है सारा को रोज़ाना खाना पकाना पड़ता है, यानी वो पकाना नहीं चाह रही लेकिन उसको ये काम करना पड़ता है। इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम हैज़ टू या हैव टू का सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे। इसके स्ट्रक्चर के मुताबिक सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के तौर पे सारा का नाम रखा है तो सारा का नाम आ जाएगा। सारा के बाद क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है इसलिए इसके साथ हैज़ टू का इस्तेमाल किया गया है। हैज़ टू के इस्तेमाल के बाद कुक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और फूड डेली, यानी जो भी एडजेक्ट है या जो भी एक्स्ट्रा वर्ड हैं वो लास्ट में लगा दिए जाएंगे। इस तरह ये सेंटेंस बन जाएगा सारा हैज़ टू कुक फूड डेली। अगर हम दूसरे सेंटेंस की बात करें या इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए हम प्रेजेंट सिंपल फॉर्म की तरह इसमें सारा डज नॉट का इजाफा करेंगे। सारा डज नॉट हैव टू कुक फूड डेली। जब भी हम डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे तो हैव में कन्वर्ट हो जाएगा। हैज़ को हम हैव में कन्वर्ट कर देंगे और डज नॉट या फिर डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन क्योंकि सारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने डज नॉट का इजाफा किया है और हैव में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद जितने भी एक्स्ट्रा वर्ड हैं सेंटेंस में वो आ जाएंगे। अगर हम इसके इंटेरोगेटिव टेंस की बात करें, इंटेरोगेटिव टेंस बनाते हुए या सवालिया जुमला बनाते हुए जिस तरह प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब को पहले इस्तेमाल कर दिया जाता है, इसी तरह डज को पहले लगाएंगे, फिर सारा हैव टू कुक फूड डेली। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर सारा का इस्तेमाल किया जाएगा, सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा,
हैव टू लगाया जाएगा स्ट्रक्चर का, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और फूड डेली जो भी एक्स्ट्रा वर्ड होंगे वो लास्ट में आ जाएंगे और उसके आगे क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि सवालिया जुमलों में जब भी हम लिखते हैं तो उसमें आखिर में क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव टेंस बनाएंगे तो इंटरोगेटिव नेगेटिव टेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, डज सारा नॉट हैव टू कुक फूड डेली। तो ये इस तरह से ये इनकारिया सवालिया जुमला होता है, इसमें आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। क्या सारा को रोजाना खाना नहीं बनाना पड़ता है? इसी तरह हम आपको इसकी एक और एग्जाम्पल दिखा देते हैं। मुझे अपने मुल्क में इंग्लिश बोलनी पड़ती है, यानी ये कंपल्जन है। अगर आप ना भी बोलना चाहें तो बाज़ दफ़ा आपको इंग्लिश बोलनी पड़ती है, तो हम इसमें सेंटेंस में हैव टू या हैज़ टू का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। मैं के लिए जब भी बात होगी तो आई का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हैव टू का स्ट्रक्चर आ जाएगा क्योंकि आई के साथ हैव टू लगाया जाता है। स्पीक फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके बाद इंग्लिश इन माई कंट्री, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश इन माई कंट्री। इसी तरह अगर इसका नेगेटिव टेंस बनाएंगे तो नेगेटिव टेंस बनाते हुए जिस तरह हमने पहले सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल की तरह डज नॉट का इस्तेमाल किया था, हम इसमें डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आई के साथ डू नॉट लगाया जाता है और हैव टू ही रहेगा। स्पीक इंग्लिश इन माई कंट्री, आई डू नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश इन माई कंट्री, यानी मुझे अपने मुल्क में इंग्लिश नहीं बोलनी पड़ती है। अगर हम इसके इंटेरोगेटिव सेंस को देखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगाया जाएगा, उसके बाद हैव टू, फिर स्पीक इंग्लिश इन माई कंट्री और आखिर में क्वेश्चन मार्क, यानी क्या मुझे अपने मुल्क में इंग्लिश बोलनी पड़ती है। इसी तरह इंटेरोगेटिव नेगेटिव टेंस बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब के सबसे पहले लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद आई नॉट का इजाफा कर दिया जाएगा, फिर हैव टू का स्ट्रक्चर आ जाएगा और बाकी सेंटेंस इसी तरह रहेगा। स्पीक इंग्लिश इन माई कंट्री आ जाएगा, यानी डू आई नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश इन माई कंट्री, क्या मुझे अपने मुल्क में इंग्लिश नहीं बोलनी पड़ती है। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।